खबर आई नेपाल में राजनीतिक संकट से जुड़ी। नेपाल में चल रहे सियासी संकट से जुड़े सभी पक्षों के बीच 4 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक के बाद देश की अगुवाई के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई। सुशीला कार्की के नाम पर आंदोलनकारियों के भी सहमत होने की खबर है। इसलिए माना जा रहा है कि वो नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया बनाई जा सकती हैं। सुशीला कार्की की पहचान सत्ता से टकराने वाले जज के तौर पर रही है। साल 2017 में नेपाल की संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया था। वहां के सांसदों ने उन पर पक्षपातपूर्ण फैसले देने और कार्यपालिका यानी सरकार के काम में दखल देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर संसद को महाभियोग का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। इसीलिए उन्हें केपी शर्मा ओली की सरकार के वक्त भी सत्ता को झुकाने वाली शख्सियत के तौर पर देखा जाता रहा है। नेपाल में अंतरिम सरकार की मुखिया के पद की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही सुशीला कार्की का भारत से भी गहरा कनेक्शन है। उनकी पढ़ाई बनारस में ही हुई थी। उन्होंने जीवन का लंबा वक्त भारत में बिताया। यानी नेपाल की कमान संभालने जा रही सुशीला कार्की का भारत और खासकर काशी से अच्छा खासा नाता है। नेपाल में भड़के विद्रोह के पीछे कुछ रोज पहले ललितपुर में हुए कार हादसे को बड़ी वजह माना गया। नेपाल के ललितपुर में कुछ रोज पहले एक मंत्री की गाड़ी ने सड़क पार कर रही 11 साल की एक बच्ची को टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो बच्ची उछलकर दूर जा गिरी थी, लेकिन इस हादसे के बावजूद वो मंत्री नहीं रुके थे और वहां से निकल गए थे। इस बात से नेपाल के लोग बेहद गुस्से में आ गए थे। यह घटना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हुई थी, यानी तब जब सोशल मीडिया ऐप बैन किए जाने से लोग पहले ही भड़के हुए थे। ऐसे में मंत्री की कार से हुए हादसे ने आग में घी डालने का काम किया। इस बीच लोगों का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हादसे को छोटी मोटी बात कहकर टाल दिया था। उनके इस बयान ने वहां के लोगों और खासकर युवाओं के मन में भड़की विद्रोह की चिंगारी को हवा दे दी। इसी के बाद नेपाल के लोग सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार समेत मंत्री की कार से हुए हादसे के खिलाफ भी सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने पूरे नेपाल में जेनजी नाम से ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने वहां की सरकार को उखाड़ फेंका। वहां के लोगों के मन में पनपे इस गुस्से के पीछे ललितपुर की घटना को बड़ी वजह माना गया। यह हादसा नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के फैसले के बाद हुआ था। उस दिन ललितपुर के एक इलाके में 11 साल की एक लड़की को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी। वो लड़की सड़क पार कर रही थी, तभी वो उस कार से टकरा गई। कार में वहां के एक मंत्री सवार थे। हैरानी की बात यह रही कि हादसे के बाद वो रुके नहीं बल्कि वहां से निकल गए थे। बाद में लोगों ने उस लड़की को सहारा दिया, लेकिन लोगों को इस हादसे से कहीं ज्यादा मंत्री के रवैये ने झकझोर दिया था। सही कसर पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के एक बयान ने पूरी कर दी और उन्होंने इस कार हादसे को छोटी बात कहकर टाल दिया था। उनके इस बयान पर लोग आग बबूला हो उठे। उनके अंदर भड़क रही विरोध की चिंगारी बाहर आ गई। ललितपुर की इस घटना के कुछ ही घंटे बाद वहां के लोगों ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया था और माना गया कि यह कार हादसा जेनजी आंदोलन शुरू करने की एक बड़ी वजह बन गया। बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर बैन और भ्रष्टाचार समेत इस घटना को लेकर भी भारी नाराजगी जताई और पूरे नेपाल में जबरदस्त हिंसा की। और विद्रोह की इस आग में वहां के प्रधानमंत्री का दफ्तर, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई अहम इमारतें जलकर राख हो गई। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने उन इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। लोगों ने सिंह दरबार को भी नहीं छोड़ा, जो नेपाल की सत्ता का सबसे अहम केंद्र था। नेपाल के प्रधानमंत्री के दफ्तर के अलावा सभी मंत्रियों के दफ्तर भी वहीं थे। आग इतनी भीषण थी कि जब तक वो बुझी तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन ने देखते ही देखते इतना बड़ा रूप ले लिया था कि पूरा नेपाल जल उठा। वहां की अहम इमारतों में आग लगाने के साथ ही गुस्साए लोगों ने कई मंत्रियों को उनके घरों में घुसकर पीट दिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। यह सब कुछ भयंकर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद हुआ। एक रोज पहले हजारों की तादाद में लोग काठमांडू की सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक एक कर कई सरकारी इमारतों को बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों में भी आग लगा दी और जब तक ये आग बुझी तब तक सब कुछ खत्म हो गया। जेनजी नाम से शुरू हुए इस आंदोलन में शामिल हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी काठमांडू में मौजूद सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया था। एक रोज पहले वहां इतनी भीषण आग लगाई गई जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सिंह दरबार नेपाल की सत्ता का सबसे अहम केंद्र था। वहां के प्रधानमंत्री के दफ्तर के अलावा सभी मंत्रियों के भी दफ्तर वहीं थे, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसे तबाह कर दिया।
सिंह दरबार के बाहर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां भी आग में जलकर राख हो गईं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दिए। इसी तरह वहां के संसद भवन को भी निशाना बनाया गया। वहां जिस जगह से नेपाल के प्रधानमंत्री समेत दूसरे बड़े नेता संसद भवन में एंट्री करते थे, वो हिस्सा पूरी तरह आग में जल गया। यहाँ से प्रधानमंत्री जब संसद भवन में एंट्री करते हैं तो वो इसी जगह से होते हुए अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नेपाल के संसद भवन के बाहर भी उपद्रवियों ने भयंकर उत्पात मचाया था। बाहर खड़ी पुलिस की कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। ये मेन गेट है, ये वीआईपी गेट है संसद भवन का, जो पूरी तरह से जिसको कि यहाँ पे जब प्रोटेस्टर आए तो उसे हाईजैक किया गया और उसके बाद यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। भयंकर हिंसा के बाद वहां की सेना ने हालात को संभालने की कोशिश की। नेपाल की सेना के कई जवान सिंह दरबार और वहां के संसद भवन में तैनात कर दिए गए। और इसी तरह नेपाल की सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा था। वहां भी एक रोज पहले लोगों ने कोर्ट में आग लगा दी थी। इसके अलावा कई वकीलों के दफ्तरों को भी जलाकर राख कर दिया था। इसकी वजह से कोर्ट में रखी हजारों फाइलें बर्बाद हो गईं। कई अहम दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। आगजनी की घटना के अगले दिन भी इमारत के कई हिस्सों से धुआं उठता रहा। इस बीच दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने में जुटे रहे। इस बीच वहां के कर्मचारी उन चीजों को इमारत से निकालने की कोशिश में जुट गए जो भीषण लपटों से बच गई थी। इसके बाद वहां भी सेना और पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई ताकि फिर कोई हंगामा ना हो। एक रोज पहले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने वहां की सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। वहां की सरकार पर भड़के लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की, फिर कोर्ट में आग लगा दी। इसके साथ ही बाहर खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। और इसके बाद दमकल के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में लगी आग कई घंटों बाद तक जलती रही। इमारत के कुछ हिस्सों से धुआं उठता नजर आया। दमकल के कर्मचारी लगातार आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट पर हैं। पूरी तरह से जल गया है। जिस तरह से लोग काफी नाराज थे यहाँ की सरकार से, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया। इस बीच वहां की सुप्रीम कोर्ट के कुछ कर्मचारी इमारत से उन चीजों को बाहर निकालते दिखे जो आग में बच गई थीं। उन्होंने एक एक कर कई ऐसी चीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि भीषण आग में जलकर वहां की सुप्रीम कोर्ट की हजारों फाइलें तबाह हो गईं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में मौजूद कई अहम दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। एक रोज पहले वहां पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। वो गाड़ियां भी पूरी तरह जलकर राख हो गईं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सभी हिस्सों में तबाही के निशान दिखाई दिए। इसके बाद राजधानी काठमांडू में मौजूद दूसरी अहम इमारतों की तरह वहां भी नेपाल की सेना को तैनात कर दिया गया। लेकिन काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपाल का बीरगंज शहर भी आंदोलन की वजह से तबाह हो गया। प्रदर्शनकारियों ने वहां सरकारी इमारतों को तो निशाना बनाया ही, उन इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी फूंक दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उन इमारतों की सूरत ही बदल दी। उन्होंने पहले उन इमारतों में जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। बीरगंज शहर भारत और नेपाल की सीमा के पास मौजूद है। काठमांडू में हुई हिंसा के बाद बीरगंज में भी जमकर बवाल मचा। इसके बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात ऐसे हो गए कि प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे दी, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के आक्रोश की वजह से पूरा बीरगंज शहर ही तबाह हो गया। वहां जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने वहां मौजूद सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। वहां के एक सरकारी दफ्तर में सारा सामान बिखरा नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने वहां रखी एक एक चीज तोड़ दी। उस दफ्तर के फर्श पर कांच के टुकड़े, टूटी हुई कुर्सियां और ढेर सारे दस्तावेज पड़े दिखाई दिए। उन प्रदर्शनकारियों ने उस इमारत का हुलिया ही बदल दिया। उन्होंने वहां आगजनी भी की, जिसकी वजह से वहां की दीवारें काली पड़ गईं। लेकिन उन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने उस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। उस इमारत के बाहर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थीं। उन प्रदर्शनकारियों ने एक एक गाड़ी को आग लगा दी। इसके अलावा वहां की कई और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। गुस्साई भीड़ उन इमारतों में भी घुस गई और वहां जमकर तोड़फोड़ की। बीरगंज भारत और नेपाल की सीमा पर बसा एक शहर है। उसकी सीमा बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल शहर से लगती है।